नमस्कार। स्वराज डिजिटल की 24 की चौसर में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। आज देश भर में 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, उसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें भी शामिल हैं। इन 6 सीटों में बुंदेलखंड की 3 सीटें हैं, 2 सीटें विंध्य की है और एक मध्य भारत की सीट है। तो मध्य प्रदेश का लगभग आधा रीजन इन दूसरे फेज में जो है अलग अलग एरिया का हो रहा है। तो एक आप टेंटेटिव बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि मतदाता का रुख किसकी तरफ ज़्यादा है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अजय त्रिपाठी जी, स्वराज स्पेस के स्टेट एडिटर। अजय जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि आशंका लग रही थी कि पहले फेज में भी लगभग 6% वोट कम पड़ा था, लेकिन उससे ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा ये दूसरे फेज के मतदान में नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर सबसे हैरानी वाली बात है कि लगभग 12% का वोट जो है कम हुआ है। हालांकि ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं, ये हो सकता है कि कुछ प्रतिशत इसमें बढ़ने की संभावना बढ़ भी सकता है, लेकिन अगर मान के भी चलो 10% के आसपास ये मतदान कम हो रहा है। बीजेपी ने पूरी कवायद की थी कि किसी भी तरीके से वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए, मतदाताओं को निकाला जाए। वही कवायद कांग्रेस ने भी की और निर्वाचन आयोग भी अपने स्तर पर यह कोशिश कर रहा था। उसके बावजूद यदि मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है तो आपको किस नज़र से देखते हैं, वजह क्या है इसकी? देखिए, एक बड़ी चुनौती तो गर्मी थी। बहुत ही गर्मी थी और चारों जो 6 सीटें आप बता रहे हो, उन 6 सीटों पे अगर दमोह को और सतना को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन जैसा कुछ दिख नहीं रहा था। तो अभी इस वजह से भी मतदाता नहीं निकला और ये कैंपेन जितना चलाया है तो उसका साफ साफ एक चीज़ निकलती है कि सतही स्तर पर शहरी इलाकों में कैंपेन शानदार चल रहा है, लेकिन वोट अवेयरनेस जो है प्रोग्राम का वो शानदार चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में या जो कस्बाई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कैंपेन वोटिंग अवेयरनेस के लिए हुआ है। इससे साफ एक बात ये भी लग रही है। दूसरी बात जो बात अगर बीजेपी बार बार दावा कर रही थी कि उनके पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना प्रभारी और तमाम जो त्रिदेव और भू शक्ति केंद्र तमाम बनाए गए थे, आखिर उनका इतने दिन से कवायद जो करीब का हुआ क्या? एक जब मीटिंग होगी तो एनालिसिस होगा इस बात को। लेकिन अभी हम दावे के साथ सोचे इसलिए नहीं कर सकते कि आखिरकार देखिए, हम आप सभी जानते हैं जिस तरह से हम पत्रकारिता में देख रहे हैं कि जो वोटिंग होती है वो हर सेगमेंट वाइज होती है। एक मतदान केंद्र मानो पड़ा कि कांग्रेस का बड़ा मतदान केंद्र, उसके वोटर वहाँ रहते हैं तो उसकी, तो जब तक ये सारा बूथ वाइज डाटा नहीं आता हमारे पास, ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि वास्तव में ये बीजेपी का वोटर या कांग्रेस का वोटर नहीं निकला। लेकिन ये हकीकत है कि वोटर चुप्पी साध देता था और इस बार तो उसने बूथ तक जाने में चुप्पी साध दी है। ये बड़ी चुनौती पूरे मतदान सिस्टम के लिए हो रही है। अजय जी, अगर हम बात करें बुंदेलखंड रीजन की, तो यहाँ की 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, टीकमगढ़, दमोह और खजुराहो में। और आश्चर्यजनक रूप से तीनों ही सीटों पर वोट परसेंट कम हो रहा है। बुंदेलखंड में अमूमन ऐसा होता नहीं है, -7% टीकमगढ़ जा रहा है, दमोह -11% है और खजुराहो जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की सीट है वहां पर भी -13% वोट है। जबकि इन तीनों ही जगहों पर मतलब बीजेपी ने तो पूरे मध्य प्रदेश में कोशिश कर रही है वोट प्रतिशत बढ़े, लेकिन अगर इतना कम वोट हो रहा है तो इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या कमिटेड वोटर नहीं निकल रहा है जो बीजेपी को जीत को लेकर आश्वस्त है, या कांग्रेस के वोटर में एक निराशा का माहौल है कि वो नहीं निकल रहा है क्योंकि जिस तरीके की फाइट मध्य प्रदेश में अमूमन देखने को मिलती है बीजेपी कांग्रेस के बीच वैसे ही नहीं, या फिर जो लाभार्थी वोटर है वो खामोश है? आप अपने एनालिसिस से बताएं। आखिर इन जगहों पर क्योंकि बुंदेलखंड जो है लाभार्थी वोटरों में वहां की संख्या बहुत ज्यादा है और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे, वहां पर सभा की, उसके बावजूद ये हाल है। ऐसी क्या वजह क्या है? मूल गर्मी के अलावा क्या हो सकता है? मुझे लग रहा है कि एक तो गर्मी तो खैर बड़ा विषय था। दूसरा जो आप लाभार्थी वोटर्स की बात कर रहे थे, उनको ये मान के चल रही है लाभार्थी वोटर जिनको कि तमाम योजनाओं का लाभ मिला प्रधानमंत्री के समय, जो तमाम वहाँ पर सुविधाएं दी गई लोगों को पर, तो बहुत रहे उनको। मुझे लग रहा है कि ये तो निश्चिंतता कई बार साफ दिखाई पड़ती है कि निश्चिंतता जो थी एक मन में कि आएगा तो मोदी ही, इसको बीजेपी ने इतना ज़्यादा कैंपेन कर दिया, इतना ज़्यादा कर दिया कि उसको लोगों के दिमाग में भर गया कि तो जीत ही रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि निश्चिंतता भी एक बड़ा कारण हो सकती है वहाँ तक मतदान केंद्र तक नहीं पहुँच पाने का। दूसरा, लोगों के मन में ये भाव था कि किसको एक बार बार जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच जो कलह चल रही है, राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, अमित शाह कुछ बोलते हैं, मोदी जी कुछ बोलते हैं, तो जो थोड़ा सा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, वो लोग तो जाए, लेकिन जो एक मतदाता, जो इंटेलेक्चुअल मतदाता होता है जिसको कोई मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ एक मुद्दे पे बात करता है कि मुझे वोट देना है, वो इस बार मुझे लग रहा है खामोश होगा। उसको लगा कि ये फालतू की लड़ाई है, चिक चिक लड़ाई होती रहती है, और इस वजह से वो वोट डालने नहीं गया। और उस मतदाता तक ये पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना प्रभारी, ये जितने भी इनके थे, त्रिदेव शक्ति बूथ, ये सब नहीं पहुंच पाए, ये इसमें साफ हो रहा है। और कांग्रेस तो अपनी गति से चल रही थी, अपनी गति से अभी भी चल रही है, और उसको अगर इस बात से कोई बहुत ज़्यादा
सा या फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो हार रही है या जीत रही है। तो कांग्रेस का एकदम इस तरह से साइलेंस हो जाना और बीजेपी का ओवर रिएक्ट कर देना, ये मतदाता के मन को खटक गया और मतदाता अपने घर बैठ गया। देखिए अमूमन हम अगर बीते चुनाव की बात करें तो या तो किसी तरह की लहर होती है या किसी तरीके का आक्रोश होता है तो वोट बढ़ता है। दो बड़े मुद्दे थे जो इस चुनाव के पहले एकदम से जनता के बीच में आए थे और विपक्ष ने महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। तो यदि ये दोनों मुद्दे प्रभावी होते तो वोट बढ़ना चाहिए था और सरकार के खिलाफ जाना चाहिए था। दूसरा, सरकार के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर 370 का, उसका इफेक्ट भी इस वोटिंग परसेंट में नजर नहीं आता है। क्या वजह है ये? देखिए, इसमें एक बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है कि आप एक चीज़ देखिए कि हम भोपाल में देखें भी, भोपाल में चुनाव अगले उसमें है, लगातार कैंपेन चल रहा है, पर कोई भी कैंडिडेट मुझे लग रहा है कि मेरे घर पे या आपके घर तक नहीं पहुंचा अभी तक। हम लोग असल में इस बार मुझे लग रहा है कि बीजेपी ये ठान के चली कि मोदी जी की सभा हो गई, मोदी जी का रोड शो हो गया, अमित शाह का भाषण हो गया, ये कंप्लीट है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा था कि मतदाता ये मन में ठान लेता है कि अगर चुनाव का सीजन तो मिलने आओगे, और अगर आप उस समय मिलने के बहुत सारी जगह पे कैंडिडेट जो बीजेपी के थे वो दिन भर अपनी सभाओं में मोदी के साथ तमाम एक इस ऑरा को मेंटेन करने में, ऑरा को बढ़ाने में लगे रहे। कभी अमित शाह की बैठक करें तो यहाँ के सारे नेता लोग देखिए बड़ी समझदारी काम किया है दिग्विजय सिंह जी ने। उन्होंने राजगढ़ में जब नॉमिनेशन फाइल किया तभी उन्होंने कह दिया कोई नहीं आएगा बड़ा नेता। तो वो लोग, आप तो मतदान केंद्र से जाइए, अपने मोहल्ले में काम करिए। पर आप देखिए कि आज मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप एक एनालिसिस करेंगे तो जो 12 लाख वोटर हैं, पहले ही होता था कि 12 लाख वोटरों में से कम 8 लाख वोटरों के घर तक, अगर मान लीजिए 5 लाख घर हैं, 5 लाख में से 4 लाख 3 लाख घर तक वो जो कैंडिडेट है वो पहुंच जाता था। अभी पर्ची देने का सिस्टम है, चुनाव में पर्ची भेज देता है। पहले तो आदमी वेट करता था कि पार्टी की तरफ से पर्ची आएगी तो पता पड़ जाता था कि ये आदमी नहीं कांग्रेस का अजय जी, लेकिन ये व्यवस्था 2019 में भी थी और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी थी, वहां पर वोट परसेंट बढ़ा था। नहीं सर, पर देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि उस समय तब भी कैंडिडेट घर तक पहुंचा था। चलिए, तो सबसे बड़ी वजह एक कैंडिडेट की हो सकती है, मतदाता मुद्दों को लेकर तो मौन नजर आ रहा है। अगर वोटिंग परसेंट यही है और अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता तो वही वैसा परसेंटेज नहीं जैसे कि अपेक्षा हमें राम मंदिर 370 सीएए और उधर महंगाई और बेरोजगार के बीच के मुद्दे के बीच जो टकराव नजर आता और उसके कारण वोटिंग बढ़ते हुए नजर आती, वो नहीं नजर आई है। हम विंध्य की तरफ चलते हैं अजय जी। विंध्य में तो बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विंध्य में 2 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला था। सतना में बीएसपी से नारायण त्रिपाठी खड़े थे, तो लग रहा था कि अगर त्रिकोणीय मुकाबला जहां होता वहां स्वाभाविक रूप से वोट बढ़ जाता है, क्योंकि तीनों ही मुख्य जो उम्मीदवार हैं वो पूरी कवायद करते हैं कि वो अपने अपने वोटर्स को निकालें। तो ये अपने अपने वोटर्स को निकालने में ही वोट जो है प्रतिशत बढ़ जाता है। लेकिन सतना और रीवा में बहुत आश्चर्यजनक रूप से जो परसेंटेज गिरा है, रीवा में 14% माइनस है वोट और सतना में 13% है। तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति। क्या यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष जैसा भी नहीं है? यहाँ पर क्या वजह है फिर? देखिए उसमें लेकिन आपको जो उस सतना कॉन्स्टिट्यूंसी सतना है, सतना में आपको एनालिसिस करने के पहले हम लोगों को, अगर देखिए एकदम अगर राइट एनालिसिस करें विशुद्ध शुद्ध रूप से, तो हमको देखना पड़ेगा कि मैहर में वोटिंग कितनी हुई है। अगर मैहर में वोटिंग कम हुई है तो इसका मतलब नारायण त्रिपाठी के का जो हम लोग सोच रहे थे कि तीसरा कोण तो तीन हो जाएगा, बसपा का वोट बैंक वो नहीं मिला है। अगर हम सतना शहर की बात करें, थोड़ा सा हम चित्रकूट की तरफ चले आए, तो आप यहाँ से जब सतना से निकलिए चित्रकूट की तरफ जाइए आप, तो आपका कोठी तक तो सतना शहरी आजकल कवर करता है, उसके बाद का पूरा इलाका लग जाता है। तो बसपा का वोट बैंक साफ दिख रहा है कि अगर वहाँ वोट कम हुआ है तो इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक कम हुआ है। और आप इधर आइए थोड़ा सा उचेहरा की तरफ, अमरपाटन की तरफ, नागौद की तरफ, इस तरफ जैसे पन्ना की तरफ बढ़ेंगे, तो अगर वहाँ का वोटिंग कम हुई है तो साफ माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक की कमजोरी वहाँ पर रही है। लेकिन सतना शहर में अगर वोट कम पड़ा है, आपका थोड़ा सा ये सिमरिया की तरफ वोट बैंक कम हुआ है, तो आप ये मान नागौद के थोड़ा पहले तक जो इलाका है वहाँ अगर वोटिंग कम हुई है तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस का वोट नहीं पड़ा है। तो हर इलाके का अपना अपना स्टाइल अलग अलग है, तो वो जब तक एक एनालिसिस वो नहीं आएगा, एक जनरलाइज वे में हम बात नहीं कर सकते कि क्यों बीजेपी का वोट बैंक नहीं है या कांग्रेस का वोट बैंक नहीं या बहुजन समाज पार्टी का। वहाँ सब हर पार्टी का अपना अपना एक गढ़ है और उसी गढ़ के दम पर हम कह सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात समझिए कि अगर अमरपाटन में राजन सिंह ने काम किया होगा तो नहीं, लेकिन अजय जी मैं आपको इसमें रोकना चाहूँगा कि देखिए आपने बात की मैहर की, तो मैं ये मैहर का डेटा देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। मैहर में 60% है,
तो रामपुर बघेलान में 55 है, रेगांव में 58% है, नागौद में 58% है। तो ये बहुत ज़्यादा, आप जो मैयर की बात कर रहे हैं नारायण त्रिपाठी के प्रभाव क्षेत्र की, मतलब ऐसा कि 60 65 70% वहाँ भी नहीं गया हाँ, तो है। साफ वही मैं आपसे कह रहा था कि अगर मैहर में वोटिंग कम हुई तो इसका साफ मतलब है कि जो मैहर का मेन मतदाता जिसकी दम पर हार जीत तय होती है, वो है वहाँ चलने वाली तमाम जो प्लांट प्लांट हैं, सीमेंट प्लांट हैं, बहुत सारे से जो हैं जिनकी मजदूर लेबर होती है, वो बड़ा वोट बैंक होती है। इसका साफ मतलब है कि नारायण त्रिपाठी उस वोटर को, जो उनका परंपरागत वोटर है, उसको निकाल कर मतदान केंद्र तक नहीं ला पाए थे, बसपा की हानि है। दूसरा, आप जो बात कर रहे थे कि रेगांव में साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस का अपना जो एक एजेंडा था वो, और बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा, वो दोनों को सेट नहीं कर पाए। और मुझे लग रहा है कि रेगांव में जो जुगल किशोर बागड़ी किसी जमाने बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे, उनका गृह क्षेत्र हुआ करता था, वो रेगांव में अगर स्थिति बन रही है तो इसका मतलब साफ साफ कि वहाँ बीजेपी का वोटर आया है, लेकिन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का वोटर मतदान केंद्र तक इतना कम मतदान हुआ है। फिर आप चलिए नागौद की तरफ। नागौद या अगर जाते हैं तो साफ समझिए कि जो नागौद में आज भी जो राज परिवार उसकी चलती है, तो नागौद में अगर वोटिंग कम हुई तो उसका मतलब राज परिवार, नागेंद्र सिंह जी आगे हैं, और नागेंद्र सिंह जी का प्रचार काफ़ी काम करता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। अमरपाटन की बात करें, अगर वहाँ वोटिंग कम हुई है और तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस जो दिग्गज नेता राजन सिंह जी हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र है और वहाँ पर उनके कहने पर सब कुछ होता है, बड़ा मुद्दा हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ वोटिंग कम हुई तो इसका मतलब कि उनकी भी विफलता है, कांग्रेस की विफलता हुई। तो हर सेक्टर का अपना अपना ये अलग अलग अंदाज है, और ओवरऑल पर ये माना जाए कि तीनों ही पार्टियां अपने मतदाताओं को वोटिंग पोलिंग बूथ तक ला पाने में असमर्थ रही हैं। रीवा की बात रह रही थी, हिंदी की दूसरी सीट का भी मैं उल्लेख करूँ। रीवा एक बहुत प्रबुद्ध और जागरूक मतदाता वाला क्षेत्र कहलाता है। वो लगातार जो है अपना जनप्रतिनिधि चुनते समय बहुत सावधानी बरतते हैं, और अगर आप परिवर्तन की लहर कहीं से उठती है तो वो रीवा से ही उठती है। जी। पर रीवा का अगर वोट परसेंट देखें तो बहुत आश्चर्य रूप से लगभग 13 से 14% कम है, और ये मुझे लगता है कि अब तक का बहुत कम वोट होगा क्या रीवा में, जबकि दो ब्राह्मण प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस से आमने सामने थे, और बहुजन समाज पार्टी से पूर्व भाजपा सांसद बुद्धसेन पटेल के लड़के अभिषेक पटेल मैदान में थे। यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला था, और यही माना जा रहा था कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में वोट परसेंट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ही अलग तरीके का इस बार वहाँ के मतदाताओं ने अपनी जागरूकता दिखाई है। किस बात की नाराजगी है, किस बात का जो है निश्चिंतता है कि वोट करना ही नहीं है। देखिए, मुझे लग रहा है कि रीवा में जो एक बीजेपी की अंतर्कल है, जो वो बड़ा काम कर रही है। और मुझे लग रहा है बीजेपी का वोट बैंक, देखिए आज भले कहा जाए कि राजेंद्र शुक्ला बड़े जगह नेता, पर राजेंद्र शुक्ला के पावरफुल होने के चक्कर में गिरीश गौतम का अपना जो एजेंडा रहता है वो काफ़ी फेल साबित हुआ है। और मुझे लग रहा है कि बड़ी ईमानदारी के साथ ब्राह्मण नेताओं ने, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला के हाथ में कमान है टूटल, तो बीजेपी के तमाम ब्राह्मण नेताओं ने बड़ी दमदारी के साथ काम किया होगा, वोटर को, मतदाता को वहाँ तक लाने में सफल हुए होंगे। ये बड़ा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा, उसमें कहीं नहीं दिख रहा है। दूसरा, कांग्रेस भले उनको अभय मिश्रा जी को लेके आई, नीलम मिश्रा को लेके आई, अभय मिश्रा की वाइफ है। ये अगर थोड़ा सा आप देखिए कि सिमरिया कॉन्स्टिट्यूंसी हो या गुड़ की तरफ अगर थोड़ा सा चले जाएं, तो ये यहाँ का मतदाता वोट बैंक जो है वो डावाडोल रहता है, और कौन जीत जाए और कौन हार जाए कुछ नहीं कह सकते। तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने अपने अपने इलाकों में, मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, विधानसभा वाइज जो बातें बारे पन्ना प्रभारी और पन्ना प्रभारी और त्रिदेव और शक्तिभूत काम कर रहे थे, वो काम साफ वहाँ दिख नहीं रहा। बहुजन समाज पार्टी इसी बात पर रह गई कि अभिषेक पटेल को बार बार लग रहा है, मुझे लग रहा है इस वोटिंग से, कि अभिषेक पटेल के मन में ये बात आ गई कि वो तो सुखदेव उनके पिता सांसद रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को हरा दिया है, तो वो निश्चित रूप से बुद्धसिंह पटेल के बेटे होने के नाते वो अब कहानी खत्म हो गई है। बसपा का वोट बैंक बहुत ज़्यादा गुड़ की तरफ बहुत है, गुड़ में है, गुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में है, देव तालाब कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वोटिंग कम हुई है, इसका मतलब साफ है कि बहुजन समाज पार्टी अपना वोट डलवाने में वहाँ पर विफल नहीं हुई। और कांग्रेस बीजेपी के तो मैं साफ कह रहा हूँ कि वही कि रीवा शहर हो या बाकी आपका मऊगंज एक नया जिला बन गया है, दोनों इलाकों में दोनों के अपने जो वोट बैंक हैं वो अंतर कलह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और उसका साफ असर इसमें दिखाई पड़ रहा है। जी। नहीं, देखिए अगर आप प्रत्याशी की बात करें तो जैसे रीवा से जो है 50% वोट ही पड़ा है। सेमरिया जहाँ से नीलम मिश्रा, अभय मिश्रा कांग्रेस विधायक के हैं। जो विधायक हैं उनके पति, उसमें 45% पड़ा है। तो ये तो अपने क्षेत्र में वोट डलवाने में नाकाम रहे नहीं, हैं। मैंने आपसे दोनों बात कही ना, कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जो अंतरकलह है वो इनको ले डूबी है, दोनों पार्टियों में घमासान अंदर की तरफ। और बहुजन समाज पार्टी इस निश्चिंतता के साथ काम कर रही थी, मुझे लग रहा है कि हम तो जीत ही जाएंगे और हमारा तो वोट बैंक है। तो आप गुड़ में देखिए वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, आप देवतला में देखिए वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, थोड़ा सा आप सिमरिया की जो बात कर रहे थे अभय मिश्रा वाली सीट, वो अलग कहानी रहती है, वहाँ भी हंगामा बड़का मचाए थे, क्योंकि एक ढुलमुल रवैया जो है पार्टी की तरफ से, अभय मिश्रा अपने दम पे जीत गए, लेकिन एक बड़ा ढुलमुल रवैया था वहाँ पर, कभी वो कांग्रेस में होते हैं, कभी बीजेपी में होते हैं, कभी
किसी के घर पाए जाते, कभी किसी के यहाँ मिलने जाते। तो एक कांग्रेस के लोग नाराज थे वहाँ पर। बीजेपी में स्वाभाविक रूप से आपको मानना पड़ेगा कि वहाँ पर जिस तरह की ब्राह्मणवादी राजनीति होती है, उसमें साफ है राजेश शुक्ला की हाइप जो बढ़ी है, उसके बाद ब्राह्मण नेता जितने भी हैं उस इलाके के, वो बहुत ज़्यादा खुश वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते, और उसका असर इस वोटिंग में दिखाई पड़ रहा है। चलिए अजय जी, रीवा भी हो गया, विंध्य और बुंदेलखंड के हम लगभग एनालिसिस कर चुके हैं। अब आखिरी जो है मध्य भारत की एक सीट है, हालांकि होशंगाबाद सीट में कुछ हिस्सा महाकौशल का भी आता है, पर ये मूलतः मध्य भारत में ही गिनी जाती है होशंगाबाद सीट। होशंगाबाद में किसी तरीके की कोई मतलब वैसी जो है वीवीआईपी सीट नहीं थी। संजय शर्मा कांग्रेस न से जो प्रत्याशी की दृष्टि से, न किसी अन्य हाँ, दृष्टि तो जो संजय शर्मा जो कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए थे, उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया लोकसभा में। और एक किसान नेता और संगठन के पदाधिकारी रहे बीजेपी में, दर्शन चौधरी बीजेपी से उम्मीदवार थे। लेकिन अगर इन 6 सीटों में किया जाए तो टॉप पर इस वक्त होशंगाबाद सीट ही है, जहां पर सबसे ज्यादा मतदान इन 6 सीटों के मुकाबले हुआ है। और अगर पिछले से तुलना करें तो उसमें भी लगभग जो है 10% की गिरावट है, पर इन 6 सीटों के मुकाबले तो बेहतर है। यहाँ पर 63.83% मतदान हुआ, जो कि पिछली बार 73.12% हुआ था। हम से। दोनों दृष्टि से आपकी समीक्षा समझना चाहेंगे कि इस एरिया 2024 के चुनाव में ये सबसे आगे है एक बार, लेकिन पिछले ही अपने ही उसमें तुलनात्मक में ये 10% पीछे है। क्या वजह है? देखिए, वो जो मोदी है तो मुमकिन है वाला नारा ना, वो बड़ा गफलत में पड़ गया, और बीजेपी का जो वोटर नहीं निकला, वो कि मोदी है तो सब कुछ हो ही रहा है, तो जीत ही रहे सब कुछ। और दूसरा देखिए, स्वाभाविक आपको मानना पड़ेगा कि ये जो टिकट बीजेपी ने दी होशंगाबाद से, होशंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में नरसिंहपुर की 3 सीटें आती हैं। नरसिंहपुर प्रहलाद पटेल जी का इलाका है। अब समस्या है कि बीजेपी ने इस बार प्रहलाद पटेल की पूछ पर उनको चूंकि विधानसभा का चुनाव लड़वाया, मंत्री बना दिया, लेकिन आप देखिए बहुत ज़्यादा खुश मुझे नहीं दिखाई पड़े प्रहलाद जी, इतनी मुलाकातें हुई। तो दमोह में भी उनकी पूछताछ नहीं हुई, और नरसिंहपुर में से भी आपने उनको अलग कर दिया। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि अगर प्रहलाद पटेल की पूछताछ की वोटिंग ये दिया गया होता, जिनको दर्शन सिंह जो है साफ साफ शिवराज सिंह चौहान के खेमे के माने जाते हैं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स यहाँ भी काम कर रही है। बाकी संजय शर्मा का यहाँ जाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत, क्योंकि वहाँ बड़ा वोट बैंक था सुरेश पचौरी जी का, और सुरेश पचौरी जी चूंकि बीजेपी में शामिल हो गए, तो मुझे लगता है जो ब्राह्मण मतदाता था होशंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरी, अब पूरा एक वोट बैंक हुआ करता था, सुरेश पचौरी के नाम पे बड़ा कमिटेड हुआ करता था, वो जो है अब बिखर गया है, और उसमें से कुछ पचौरी के समर्थन में खड़े हैं, कुछ पचौरी के खिलाफ खड़े हुए हैं, और उसका बहुत असर पड़ा। नहीं तो कांग्रेस का वोट इस वजह से कमजोर हुआ है। बाकी आप देखिए, रायसेन का इसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी रायसेन की पड़ती मेरे ख्याल से उदयपुरा है। उदयपुरा में किराड़ समाज का बड़ा वोट बैंक है। किराड़ समाज का वोट बैंक अगर शिवराज जी ने कहा होगा तो एक मैसेज देने की कोशिश बड़े नेताओं ने इस चुनाव नहीं, में की लेकिन है। आप जो बात कह रहे हैं उदयपुरा में 60% वोट पड़ा है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर जो है पिपरिया में पड़ा है, जो कि एससी की आरक्षित सीट है। और होशंगाबाद जो कि जिला मुख्यालय है, और पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, बम्पर वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार वहाँ पर वो परिलक्षित नहीं हो रहा है। जबकि होशंगाबाद में आप बोल रहे हैं पचौरी जी का भी 57% वोट बहुत ज़्यादा वोट नहीं है। शुरू में हम लोगों ने बात की सुशील भाई, वो उस पर अड़िग रही है। वो मुद्दा यही है कि बीजेपी ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी की आंधी में बाकी नेताओं को भुला दिया। 2014 स्टार्टिंग 2019 में भी देखिए, बड़े नेता छोटे नेताओं जितने, इस बार आपने किस नेता, चलिए आप होशंगाबाद की बात करें तो आपने सुना कि एक सभा सीताराम शर्मा की हुई है, आपने सुना कहीं गिरजा शंकर शर्मा को मना मुनु के फिर से लाया गया है, आपने कहीं सुना कि बाकी जो नेता वहाँ के इलाके के हैं, शिवाजी पटेल जिसको मंत्री भी आपने बना दिया उदयपुरा जीत के, रामपाल सिंह आपको कहीं दिखाई पड़े पूरे चुनाव में, कि उदयपुरा चूंकि कॉन्स्टिट्यूंसी के पहले वो रहे हैं, कहीं दिखाई पड़े? प्रहलाद जी की कितनी सभाएं हुई उस इलाके में? कहीं कुछ भी नहीं। बीजेपी ने कंसंट्रेट कर दिया। पर ये तय है कि आप हमको जानते हैं, हम आपके कहने पर काम कर लेंगे, आप मेरे घर आ जाएंगे, मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा, बहुत सारा काम। लेकिन तीसरा व्यक्ति जिसको हम दोनों जानते हैं, बहुत बड़ा आदमी है, उसके कहने पे मनोभाव के हिसाब से हम काम करेंगे, ये संभव नहीं होता। अगर चुनाव में लोकल स्तर पर वो जूझना पड़ता है, चाहे पंचायत स्तर पर पंचायत वाले को, ग्राम स्तर पर ग्राम वाले को, वो बीजेपी की स्ट्रेटेजी में मुझे साफ कमी दिखाई पड़ रही है। एक ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेटेजिकल मशीनी स्टाइल में काम कर रही थी बीजेपी। कांग्रेस खामोश थी, उसका नुकसान हो रहा है, और बीजेपी मशीनी स्टाइल में काम कर रही थी। बटन दबाइए, व्हाट्सएप खुल जाएगा, फेसबुक खुल जाएगा, उसमें इतने हो जाएंगे, सब ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ऑन मैदान में बात करते हैं तो उसका अलग होता है, और मैदान में जब बात नहीं की गई, इसका प्रैक्टिकल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। नहीं, तो जो आप बात कह रहे हैं कि स्थानीय नेताओं के, प्रदेश के कद्दावर नेताओं के, या उन नेताओं की जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, वहाँ पर उन नेताओं को इग्नोर किया गया, ये एक बहुत बड़ी वजह अभी भी अगला कैंपेन बाकी, मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि अगले कैंपेन के जो चरण है उसके पहले अगर इन लोगों ने डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं की, जो नुक्कड़ सभाएं हुआ करती थी, घर घर घूमकर जिनको अपन मानते थे, वो नहीं हुआ करती, जब तक नहीं होगी तो अगला चरण में भी यही स्थिति वोटिंग की रहेगी। दूसरा, ये चूंकि 6 सीटों की हमने एनालिसिस किया, अब
थोड़ी इन्हीं से इसको और डिटेल में जाते हैं। इन 6 सीटों में पिछली बार सबसे बड़ी जीत जो हुई थी वो होशंगाबाद में हुई थी, 5,53,000 के आसपास जो है से जीत हुई थी। और दूसरे नंबर पर खजुराहो सीट थी। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि खजुराहो में तो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के सामने कोई प्रत्याशी ऐसा था नहीं, इंडी गठबंधन के समर्थन से जो एक प्रत्याशी खड़े थे वो उन फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी वो थे मैदान में। आपको क्या लगता है कि इस परसेंटेज के बावजूद अगर इन सीटों की हम बात की जाए तो सबसे बड़ी जीत और करीब कितने अंतर से जीत होगी? मुझे लग रहा है कि अभी भी जो वोटिंग हुई है, अगर बीजेपी का पलड़ा तो साफ देखे पड़ा, और देखे जीत हार होती है तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ी हार जीत खजुराहो में होगी। अब वोटिंग परसेंट जिस तरह से गिरा है, मुझे लग रहा है कि 70-75% के लगभग वोटिंग होगी तो बी डी शर्मा 10 लाख के ऊपर जीतेंगे। लेकिन अब जिस तरह से वोटिंग परसेंट गिरा है तो मुझे लग रहा है 7-7.5 लाख 8 लाख के ऊपर हार जीत का डिफरेंस नहीं आएगा। दूसरा जो आप कह रहे थे होशंगाबाद, होशंगाबाद में अभी भी देखिए भाजपा का अपना जो कैंडिडेट है वहाँ पर दर्शन चौधरी, वही है कि जो नरसिंहपुर जिले की तीनों सीटें उसमें क्या मतदान की स्थिति रही है, कितनी मेहनत हुई है, तो मुझे सेकंड पोजीशन पे वो लग रहा है। सबसे कम मार्जिन की हार जीत मुझे लग रहा है कि इस पूरे चुनाव में उसमें सतना कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी, सतना में मार्जिनल हार जीत होगी। दमोह में हम समझते हैं अच्छे से कि वहाँ पर वोट बढ़ जाता है, बनियों का वोट, ब्राह्मणों का वोट और लोधियों का वहाँ वोट, दोनों लोधी प्रत्याशी लोधी मैदान में प्रत्याशी थे। हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जयंत मलैया वहाँ पर बड़े दावर नेता हैं, उनका वोट, उनका जो उनके समर्थक किस तरफ झुकते हैं तो वहाँ होगा। लेकिन सबसे बड़ी जीत मुझे लग रहा है कि खजुराहो में होगी, उसके बाद आप समझिए होशंगाबाद की रहेगी, फिर दमोह की रहेगी, और उसके बाद सबसे कम जो हार जीत होगी वो मुझे लग रहा है सतना की होगी। सतना में मुझे नहीं लग रहा है कि 1 लाख के ऊपर कोई हार एक जीत का एक चीज डिफरेंस और आएगा। कि ये क्या 6 ही सीटें आप बीजेपी को दे रहे हैं, या इसमें आप कहीं किसी गुंजाइश तीसरे दल की या कांग्रेस की देख रहे हैं, या थोड़ा सा किसी ने? सतना को लेकर डामाडोल की स्थिति लग रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि चूंकि सतना कई बार जाति समीकरणों के आधार पर काम करता है, और अगर वहाँ पर यही कि जब तक पोलिंग वाइज एनालिसिस ना कर ले हम लोग कोई रिजल्ट नहीं नहीं, दे पर सकते। सतना में जो है रीवा से लगभग 11% 12% वोट ज्यादा पड़ा है, सबसे देखिए ज्यादा जो। दोनों का कैरेक्टर वही अलग अलग है। सतना में देखिए रामपुर बघेलान का ठाकुर जिस तरह से कमिट होकर वोट करता है, उस तरह का बड़ी स्पष्ट बात समझिए कि सतना उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रामपुर बघेलान जो रीवा में पड़ती है, मेरे ख्याल से रीवा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ का ठाकुर जिस तरह कमिटमेंट के साथ बात करता है, वोट देता है अपने प्रत्याशी को, वैसा नागौद में अमर पार्टी में नहीं है। गुड़ का व्यक्ति जिस तरह से, या देव तालाब का मतदाता जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में खड़ा हो जाता है, वैसा इस इलाके में तीनों सीटों पर नहीं है। चित्रकूट इस तरह के सिमरिया में या मऊगंज में या मनगवा में जिस तरह से ब्राह्मण वोट एक हो जाता है, वैसा आपको चित्रकूट में या मैहर में या किसी भी इलाके में नहीं दिखाई पड़ता। तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का बड़ा कैरेक्टर अलग अलग है वहाँ पर। वहाँ तो बस ये है कि अभी भी नहीं कह सकते कि पंडित जी पैर लागी और लाल साहब साहब सलाम अगर चल गया है तो फिर उसका असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि 6 में से 5 सीटें कंफर्म बीजेपी की दिख रही है। रीवा भी निकल जाएगी, राजेंद्र शुक्ला की अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, वो निकाल लेंगे। अंतिम दो सवाल अजय जी, एक तो ये कि क्या चुनाव, देखिए राजनीतिक दल तो पूरी कोशिश करते ही हैं कि मतदाता, उनका मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे और वोट करे। चुनाव आयोग जो कि हर बार जो है दावे करता है और बड़े कैंपेन चलाए जाते हैं, आप भोपाल में भी हालांकि दिखता कहीं नहीं है, पर एक बड़ा बजट इस पर खर्च होता है चुनाव आयोग का। क्या इस बार वोटिंग का न बढ़, देखिए न बढ़ पाना अगर स्थिर रहता तो भी एक बात समझ में आती कि 2014 की 2019 की इक्वल अगर वोटिंग रहता तो भी, लेकिन आप 10 से 12% कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या चुनाव आयोग का फेलियर है, क्या रणनीति की कमी, और दूसरा क्या ये लंबे 7 फेज के चुनाव और भीषण गर्मी भी एक बड़ा रीजन है, और शादी आज जैसे बता रहे शादियां भी बहुत है और गर्मी बहुत है, तो चुनाव का समय भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल है क्या? नहीं, स्वाभाविक रूप से सारे फैक्टर्स काम करते हैं, और चुनाव आयोग उसके बावजूद अगर चुनाव आयोग, मुझे लगा चुनाव की कैंपेनिंग जो थी वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा कमजोर मुझे लगी, व्यक्तिगत तौर पर कमजोर लग रही थी। पिछली बार आप देखिए 2019 के चुनाव के पहले या विधानसभा के चुनाव के पहले ऐसा लग रहा था कि चुनाव आयोग खुद ही मैदान में खड़ा हुआ है, और इस बार चुनाव आयोग फॉर्मेलिटी करता दिखाई पड़ा और उसका असर साफ दिखाई पड़ा। पर शादियाँ का सीजन रही है, उसके बावजूद अगर मतदाता तो कन्विंस करने में दिक्कत हुई है, और न तो प्रशासन कन्विंस कर पाया, ना इलेक्शन कमीशन कन्विंस कर पाया, और यही वजह से कि आपको ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। एक आखिरी सवाल हो रहा है, जी। और अब अगले फेज में जो चुनाव होना है वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में होना है जहां पर भीषण गर्मी रहती है। नहीं, अभी भी आप देखिए हाँ, और आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए कि ये वोटिंग परसेंट बढ़े? आपका यदि कोई सुझाव हो तो आप जो मैं है। साफ साफ कह रहा हूँ अभी भी कि जब तक डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं होगी पुराने स्टाइल में, सब आपने देख लिया पुराने स्टाइल में प्रत्याशी या प्रत्याशी का कोई खास समर्थक मतदाता के घर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। हम और आप जैसे क्वालिफाइड पढ़े लिखे पत्रकार हैं, अगर हमारे पड़ोस में 3 घर पहले पता पड़ा कि फला प्रत्याशी आया था तो हम उसको वोट दे रहे तो भी नहीं गए, अच्छा उनके भैया के घर आए थे हमारे घर तक वोट नहीं आए, तो ये स्थितियाँ होती हैं। और गाँव खेड़े बहुत होता है,
या तो आप किसी घर में जाइए, वहाँ पंचायत पर बैठ जाइए, लेकिन वहाँ भी नहीं। प्रत्याशी जाकर रहे हैं, आप दिन भर मोदी और अमित शाह के चक्कर में या राहुल गांधी के चक्कर में फंसे रहते हैं। आप मतदाता तक कहाँ पहुँच पा रहे हो, उसको टटोलने की कोशिश कहाँ कर पा रहे हो। पहले मतदाता को टटोलते थे, और बात समझिए कि पोलिंग बूथ वाले भी लगते थे, झंडा लगा के लोग बैठते थे अपने के बैठते थे, भैया कौन, और उसकी उंगलियों पर रटा होता था किस घर से वोट आ गए, किस घर से नहीं आए। आप अभी जाके पूछ लीजिए, सब कुछ मशीनी स्टाइल में काम हो रहा है। आपको नहीं पता कितने लोग किस घर से वोट, आपको बता देगा भैया 1200 वोट है, 1200 में 300 डल चुके हैं, लेकिन ये नहीं बता पाया कि तिवारी जी घर से आ गए कि शर्मा जी घर से आ गए कि नहीं आ गए। पहले ऐसा होता था कि उसको पता होता जो व्यक्ति वहाँ बैठ रहा है। तो ये रणनीति बदलनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रेडिशनल वे में जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से वोट बैंक बढ़ेगा। तो हमने दूसरे फेज के चुनाव में 6 सीटों का हमने एनालिसिस किया। कम मतदान एक बड़ी चिंता का विषय है, और अजय जी की इस बात से समापन करते हैं कि चुनाव आयोग को, राजनीतिक दलों को उन सुझावों पर अमल करना होगा या पुराने पैटर्न पे जाना होगा जो मतदाताओं से सतत संपर्क करते थे, डोर टू डोर कैंपेन होता था। और चुनाव आयोग को भी जो जिस तरीके का वो कैंपेन चला रहे हैं, वो कैंपेन दिखाई नहीं दे रहा है, जमीन पर दिखाई देगा तभी वोट प्रतिशत बढ़ेगा। कल हम फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए 24 की चौसर में मुझे सुशील शर्मा को नमस्कार।